हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनडीएमए कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर काफ़ी डायरेक्शंस अभी प्रोवाइड करी हैं, और इसके अलावा जो कई अन्य चीज़ों एनडीएमए की प्रमुख भूमिका रहती है। हमारे देश में जो दो तूफ़ान आए थे, ताउते, और जो दूसरा तूफ़ान आया था, उन दोनों तूफ़ानों में भी जो एनडीएमए ने रिलीफ वर्क किया था वो मेनली एनडीएमए के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो महामारी अभी आई है, कोविड-19 की दूसरी लहर आई है, उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, उसमें भी एनडीएमए को डायरेक्शन दी है कि वो जो महामारी से ग्रसित लोग हैं, उनसे जिनको भी प्रॉब्लम हुई है, उन्हें किसी भी प्रकार की हानि हुई है, तो उन्हें एनडीएमए का जो एक्ट है कंपनसेशन का, उसके तहत जो 4 लाख की राशि प्रपोज्ड होती है विक्टिम को, तो वो प्रोवाइड की जाए प्रत्येक व्यक्ति को। जिसके जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि ये एक बार बार रिकरिंग डिजीज़ है। इस केस में जो कंपनसेशन है वो दिया जाना पॉसिबल नहीं है। इसके जवाब में जो दूसरे पक्ष ने ये जवाब पेश किया था कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है, नेशनल डिज़ास्टर इसे बताया गया है। तो नेशनल डिज़ास्टर होने के केस में इसमें जो कंपनसेशन है वो दिया जाना चाहिए, और इस रूल के अकॉर्डिंग ही यह कंपनसेशन बनता है। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो आज हाल ही में न्यूज़ में थी, और उसके अकॉर्डिंग जो एनडीएमए है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी बना हुआ है, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू और जो नेशनल डिज़ास्टर का मेंस का टॉपिक होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की टू द पॉइंट में हम समझेंगे कि एनडीएमए जिसका निर्माण किया गया है वो किस वजह से किया गया है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं, और भविष्य में इस नियम में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनडीएमए कहा जाता है, आखिर है क्या। दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वैधानिक निकाय है जिसका जो गठन है वो 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है, और जिसे प्रधानमंत्री होते हैं वो इनके अध्यक्ष होते हैं, और 9 अन्य सदस्यों की इसमें पूरी टीम होती है, और एक सदस्य जो होता है उसे उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा जो इसका प्राथमिक उद्देश्य मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रियाओं में समन्वय कायम करना है, और आपदा से जो ग्रसित जो लोग हैं उसके लिए लचीली रणनीति तैयार कर संकटकालीन में जो अपनी क्षमता निर्माण करना है, और आपदाओं के प्रति समय पर और प्रभावी प्रतिक्रियाओं के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीति, योजना और दिशा निर्देश तैयार करना इसका प्रमुख कार्य है। जिस विजन से इस एनडीएमए का निर्माण हुआ है उसमें एक समग्र, अग्र सक्रिय, तकनीकी संचालित और संवहनीय विकास रणनीति के द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रत्यास्थ भारत बनाना है, जिसमें सभी हितधारकों की मौजूदगी हो तथा जो रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति का इसमें पालन करती हो। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विकास किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट किया गया है। दोस्तों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता का महत्व देते हुए भारत जो सरकार है उसने अगस्त 1999 में एक उच्चाधिकार कमेटी बनाई थी, जिसने वर्ष 2001 में गुजरात भूकंप के बाद एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया गया था, और जो प्रबंध योजनाओं पर तैयारी की सिफारिश करने और प्रभावी शमन सुझाव हेतु इनका गठन किया गया था। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई थी उसके अभिलेख में भी प्रथम बार आपदा प्रबंधन का जिक्र किया गया था, और 12वें वित्त आयोग ने भी आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय प्रबंध की समीक्षा हेतु अधिदेश दिया गया था। इसके अलावा 23 सितंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया, इसके बाद में, जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई, और संबंध मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्राधिकरण की जो है निर्माण किया गया और इनकी स्थापना की गई।
जिसका नेतृत्व ये दोनों हेड्स अपने लेवल पे करते थे। एनडीएमए का जो हेड होता है इसके चेयरपर्सन स्वयं पीएम होते हैं, और जो एसडीएमए होती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्राधिकरण होता है उसका जो हेड होते हैं वो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर कंसर्न स्टेट के। तो इस प्रकार इसका गठन किया गया है और इसके निर्माण की जो व्यवस्था चली वो इस प्रकार से चली है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, कि कौन से कार्य इससे संबंधित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं को स्वीकृति देना इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तैयार करना, और राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा बनाई गई जो योजनाएं होती हैं उनकी स्वीकृति भी इनके द्वारा दी जाती है। केंद्र सरकार और अन्य विभागों के द्वारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो भी योजना बनाई जाती है उस योजनाओं का जो स्वीकृत करने का कार्य है वो भी एनडीएमए के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिसका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सकें। इसके अलावा ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिसका अनुसरण केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा रोकथाम के उपायों को एकीकृत करके तथा आपदा प्रभावों का शमन हेतु अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में किया जा सके। इसके अलावा आपदा प्रबंधन नीति एवं योजना के प्रवर्धन और कार्यान्वयन में समन्वय करना, शमन के लिए नीतियों के प्रावधानों की सिफारिश करना, अन्य ऐसे देश जो कि बड़ी आपदाओं से प्रभावित होते हैं उनकी सहायता करना जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा भयावह आपदा स्थितियों से निपटने के लिए जो रोकथाम की तैयारी करनी है वो करना, क्षमताओं का निर्माण करना कि हमें इस आपदा से निपटने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की जो कार्य पद्धति है उसकी व्यापक नीति और दिशा निर्देश तैयार करना। तो ये सभी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख कार्य हैं। आइए जानते हैं कि जो भारत में आपदा प्रबंधन हेतु जो संस्थागत संरचना है वो किस प्रकार की गई है। इसमें मुख्यतः आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भारत के जो आपदा प्रबंधन हेतु कानून और संस्थागत संरचना का प्रावधान राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर किया गया है। 3 लेवल पर इसका डेवलपमेंट किया गया है, और उसमें सबसे पहला नेशनल है, और दूसरा स्टेट के लेवल पे है, और जो तीसरा है वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे है। तो तीनों लेवल पे इसका जो डेवलपमेंट है वो किया गया है। इसके अलावा भारत की जो संघीय राजनीति है उसमें आपदा प्रबंधन को प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों में निहित है, और जो संघीय राज्य है उसमें जो ये सब्जेक्ट आता है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। इसके अलावा केंद्र सरकार योजना, नीति और दिशा निर्देश को तैयार करती है जिसमें तकनीक के वित्तीय और संभरण सहायता देती है, जबकि जिला प्रशासन केंद्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ मिलकर अधिकांश कार्यों को संपन्न करती है। जो स्टेट लेवल की जो कमेटी होती है और जो नेशनल लेवल की कमेटी होती है वो दोनों कमेटीज़ तो इन नीतियों को तैयार करती है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है वो इन जो तैयार नीतियाँ होती हैं उनके क्रियान्वयन में मदद करती है। तो इस प्रकार से ये दोनों कमेटी कार्य करती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है उसमें क्या होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। इसमें जो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं वो इसके पदेनाध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होम सेक्रेटरी होते हैं, गृह सचिव होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने और राष्ट्रीय योजना बनाने और राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। दूसरा होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पास एनडीएमए के द्वारा सृजित जो व्यापक नीतियां और दिशा निर्देशों के अधीन आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण का अधिदेश होता है। मतलब इस प्रकार जो मानव संसाधन का विकास और जो क्षमता होती है उसके डेवलपमेंट का कार्य एनआईडीएम के पास में होता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स होता है, उसमें आपदा मोचन हेतु एक विशेषीकृत बल होता है, एक फोर्स होती है। यह एनडीएमए के समग्र पर्यवेक्षण और निरीक्षण के कार्यों को करता है। ये एक प्रकार की फोर्स होती है जो जब नेशनल डिजास्टर आता है, कोई भी राष्ट्रीय आपदा आती है, तो उस समय पे ये कार्य करता है और एक फोर्स के रूप में वहाँ अवेलेबल रहता है।
दोस्तों इसके अलावा जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है उसका भी क्रियान्वयन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके साथ में किया जाता है, और ये योजना के अकॉर्डिंग ही जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है वो कार्य करता है, प्राधिकरण कार्य करता है। तो आइए समझते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या विशेष है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की थी। देश में पहली बार इस तरीके की राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है, जिसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। एनडीएमपी आपदा जोखिम घटाने के लिए प्रमुखता सेडेई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कार्य करता है, जिसकी प्राथमिकता के साथ तालमेल आपसी तालमेल को क्रिएट करना है। इसके अलावा योजना का विजन भारत को आपदा मुक्त बनाना है तथा आपदा जोखिम के पर्याप्त रूप में कमी लाना, जनधन, आजीविका और संपदाओं जैसे आर्थिक, शारीरिक और अन्य पर्यावरणीय को जो नुकसान होता है उस नुकसान को कम करना है। इसके लिए प्रशासन के सभी स्तर और साथ ही समुदायों की आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक खतरे के लिए जो सेडाई फ्रेमवर्क है उसमें घोषित 4 प्राथमिकताओं को आपदा जोखिम में कमी करके फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। इसके लिए 5 कार्यक्षेत्र जो निर्धारित है वो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है जोखिम को समझना, दूसरा है एजेंसियों के भी सहयोग देना, इसके बाद है आपदा जोखिम को कम करना जिसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहा जाता है। इसके अलावा डीआर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में सहयोग और गैर संरचनात्मक उपाय करना। इसके अलावा क्षमता का विकास करना। तो इस प्रकार जो एनडीएमए के जो मुख्य कार्य शामिल किए गए हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो इस प्रकार हैं। इसके अलावा योजना में जो आपदा जोखिम की बेहतर शासन प्रणाली के लिए एक अध्याय भी शामिल किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य से संबंधित भूमिका वाली विशेष एजेंसी की जो सामान्यकृत जिम्मेदारी है वो इस खंड में रखी गई है। इस क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों की जो आपदा जोखिम शासन प्रणाली है उसको मजबूत करने हेतु कार्रवाई की गई है, जिसमें मुख्य धारा और एकीकृत डीआरआर और संस्थागत सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। इसके अलावा जो विकास क्षमता है उसको सुदृढ़ किया गया है, भागीदारी नज़रिया को बढ़ावा दिया गया है, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ काम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शिकायत प्रणाली का जो कार्य है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए जो गुणवत्ता वाले मानक हैं और प्रमाणीकरण है उनको भी बढ़ावा इस प्रोग्राम के तहत दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो आपदा प्रबंधन चक्रों के सभी चरणों के लिए राज्य सरकार को ऐसी रूपरेखा और दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार का जो कार्य है वो एनडीएमपी में किया जाता है, और इस प्रोग्राम के तहत जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण है वो भी कार्य करता है। एनडीएमए के तरह ही जो राज्य हैं उन राज्यों पे भी राज्य स्तर पर एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन का भी क्रिएट किया गया है, जो एनडीएमए जो एसडीएमए के रूप में कार्य करती है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहा जाता है। यह संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है तथा आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करता है। यह राज्य योजना के कार्यान्वयन में समन्वय, आपदा में शमन और अन्य उपायों के लिए तत्पर रहता है तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसके अलावा एक राज्य की कार्यकारी समिति भी होती है, जैसे कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। इसमें इसका नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव करते हैं। जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं, और जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रावधान राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन में समन्वय की निगरानी के लिए उत्तरदायी होते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव होते हैं राज्य के, वो इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय जो संस्थाएं हैं उनका भी गठन किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 के अकॉर्डिंग राज्य के प्रत्येक जिले में एक डीडीएमए का भी गठन किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर जो भी होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और उन्हीं के द्वारा इसका जो क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है। और किसी प्रतिनिधि को वो सह अध्यक्ष के रूप में इसमें इंक्लूड किया जाता है, और उन क्षेत्रों की जनजाति को छोड़कर जहां स्वायत्त जिलों की जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य सह अध्यक्ष नियुक्त हो। तो जहाँ पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जिला परिषद की वर्किंग होती है, जिला परिषद की कार्यकारिणी सम्मिलित होती है, वहाँ पे जिला परिषद के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनको सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी जाती है।
इसके अलावा उन ज़िलों में जहां जिला परिषद मौजूद है और में उसका अध्यक्ष जो है DDMA का सह अध्यक्ष होता है। जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाने, समन्वय करने और कार्यान्वयन करने का कार्य करता है। इसके अलावा जिला प्राधिकरण के बाद जिले में किसी भी क्षेत्र में निर्माण की जांच करने, सुरक्षा मानकों को लागू करने और राहत उपायों की व्यवस्था करने का तथा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया करने का अधिकार होता है। दोस्तों, DDMA जो है वो बेसिकली जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका एक बेस लेवल है। इस बेस लेवल के कारण ही इनको जो योजना बनाने, समन्वय करने और किसी भी निर्माण की जांच करने, आप देखेंगे कि जांच करने का अधिकार सिर्फ DDMA के पास ही है। सुरक्षा मानकों की लागू करने का अधिकार भी इनके पास में है। इस प्रकार का अधिकार DDMA को भी दिए गए हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये चीज़ें हैं उन्हें लागू किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट को भी किया जा सके, ताकि मैनेजमेंट अगर प्रॉपर तरीके से होगा तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बड़े स्तर पर नहीं हो पाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें भारत में आपदा नियोजन की कुछ उपलब्धियां भी हमें प्राप्त हुई हैं जो NDMA के वर्किंग के तौर पर हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें जो सबसे पहला है उसमें कुछ समय पहले जो चक्रवात फानी आया था उसमें 2 दशक में भारत को भूमि से टकराने वाला सर्वाधिक तीव्रता वाला चक्रवात माना गया है। इसके अलावा उड़ीसा की में जो तैयारी की गई और प्रभावी चेतावनी प्रणाली समय अनुकूल कार्रवाई की गई उसके लिए भी NDMA को काफ़ी प्रशंसा मिली थी और 1.2 मिलियन लोगों को इसमें फ़ायदा पहुंचाया गया था और 4000 चक्रवात आश्रय स्थलों तक उन्हें सुरक्षित पहुंचाया गया था। इस प्रकार का संवेदनशील कार्य NDMA के द्वारा किया गया था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है UNISDR और अन्य संगठनों ने उन सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों की सराहना की जिनसे विनाश के स्तर को न्यून किया जा सके। इसी तरह 2014 में जो हुदहुद चक्रवात आया था उसमें आंध्र प्रदेश में भी कई लोगों की जान इसके द्वारा बचाई गई थी और स्थायी विस्थापन रणनीति पर अमल किया गया था। इसके अलावा इस प्रकार की रणनीति अपनाने से चक्रवात के दौरान हुई मौतों में कमी आई थी और वर्ष 1999 में जो उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था उसमें भी 10,000 लोगों की मौत की तुलना में वर्ष 2019 में फानी चक्रवात में यह आंकड़ा कई अंकों तक ही सिमट कर रह गया था। इसके अलावा NDMA में जो गहन भूकंप और अतिरेकपूर्ण मौसम घटनाओं के संबंध में जो जागरूक अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जाता है। इसके अलावा NDMA ने जो स्कूल सुरक्षा, आपदा सुरक्षा के लिए जो दिशा निर्देश और राहत शिविरों में आश्रय, भोजन और पानी जैसी जो व्यवस्था की है उसमें भी न्यूनतम मानक तय किए गए हैं और प्राधिकरण ने हीट वेव के असर को कम करने के लिए भी राज्यों के साथ में निकटता से कार्य किया है और इससे होने वाली जो मौतें हैं उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा NDMA ने जो आपदा के दौरान बेहतर संकट प्रबंधन किया है उसके लिए समय समय पर ये मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जाता है। मॉक ड्रिल बेसिकली क्या होता है, मॉक ड्रिल में जो ऐसी स्थितियाँ क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं जिसमें कि वाकई में ऐसी स्थिति आ जाने पर जो कार्य किया जाता है उस कार्य को एक प्रैक्टिस के रूप में किया जाता है ताकि जब असलियत में इस प्रकार की प्रॉब्लम आए तो उसके लिए सब लोग तैयार रहें। तो इसे मॉक ड्रिल कहा जाता है। इसमें सारी स्थिति उसी प्रकार से तैयार की जाती है जैसा कि असली में इस प्रकार का डिज़ास्टर आने पर होती है, तो उसे मॉक ड्रिल कहा जाता है। इस प्रकार का आयोजन भी NDMA के द्वारा किया जाता है। साथ ही NDMA में हाल ही में जो चुनौतियां और कमियां उभरी हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। वर्ष 2013 में जो उत्तराखंड की जो भीषण प्राकृतिक आपदा थी उसके दौरान NDMA की भूमिका के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं और यहाँ पर जो अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी थी उसके दौरान जो पूर्व में सूचना देने का कार्य NDMA को करना था उसमें NDMA असफल रहा था। इसके बाद आपदा के जो राहत कार्य थे उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब थी और विशेषज्ञों ने NDMA की जो खराब योजना थी उसी को ही इन सब के लिए दोषी माना था। इसके अलावा जो कैग की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत जो परियोजना में देरी होती है उन परियोजना के लिए जो देरी के लिए जो एकीकृत ढांचा है उसको काम में नहीं लिया जाता और ख़राब बाढ़ प्रबंधन के लिए संस्थागत जो असफलता होती है उसके लिए भी NDMA को दोषी पाया गया है।
इसमें पाया गया है कि जो नदी प्रबंधन के कार्य हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो परियोजना चल रही हैं उसमें भी काफ़ी देरी होती है, जो असम, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ की समस्या है उसका कारण बनती है। तो इस प्रकार जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो पूर्व में डेवलपमेंट होना चाहिए, कार्य होना चाहिए डिजास्टर से पहले, वो कार्य करने में एनडीएमए असफल रहा है। इसके अलावा वर्ष 2018 में केरल और वर्ष 2015 में चेन्नई में जो बाढ़ के दौरान विनाश हुआ उसकी पूर्व तैयारियां करने में भी एनडीएमए असफल रहा। तो इस प्रकार के कार्य में एनडीएमए काफ़ी पिछड़ गया। और वर्ष 2015 की जो चेन्नई की बाढ़ थी उसमें एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मानव निर्मित आपदा इस विनाश के लिए तमिलनाडु की सरकार को उत्तरदायी बताया गया है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है उसकी कमियों में भी कई संकट को स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण, उपकरण, सुविधाएं और आवासीय सुविधाओं का अभाव है। इस प्रकार की बात जो कही गई है, एनडीआरएफ जो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है और फंड भी है, तो इन दोनों में ही जो कार्य हैं वो बहुत ही धीमी गति से निपटाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसके फंड्स होते हैं उसमें आपदाओं से निपटने के लिए जो सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थापना की गई है, राज्य आपदा मोचन निधि की स्थापना की है। उसमें जो लेखा परीक्षण से यह पता चला है कि कुछ राज्यों ने उन व्यय हेतु निधियों का दुरुपयोग किया है जिन्हें आपदा प्रबंधन के लिए स्वीकृत नहीं किया गया था। कुछ मामलों की निधि जारी करने में बहुत देरी की गई और इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने जो निधियों का निवेश नहीं किया उस पर ब्याज की काफ़ी हानि हुई। यह निधि प्रबंधन के जो मामलों में राज्य में वित्तीय अनुशासनहीनता को दर्शाता है। तो इस प्रकार जो एनडीएमए है उसमें कई कमियां भी पाई गई हैं जो एनडीआरएफ से रिलेटेड हैं। इसका जो फंड का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। कई स्टेट्स के द्वारा अदर वर्क में भी इसको यूज़ में किया जाता है जिन एरियाज़ में डिज़ास्टर इतना प्रॉपर नहीं है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा जो इस पर जो कार्य है वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग या जो भी गाइडलाइन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। इसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करने से जो क्षति होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और ऐसी स्थिति में उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कई प्रॉब्लम्स है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड हैं। इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो एनडीएमए को सचेत करते हैं कि भविष्य में वो सजग रहें और ऐसी प्रणाली को विकसित करें जिससे कि हमें पूर्व में ही इन घटनाओं का पता चल सके, जिससे कि उस प्रकार का मैनेजमेंट किया जा सके और लोगों की जान बचाई सके और जो सरकारी नुकसान होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है उसे भी रोका जा सके। तो इस तरीके का कार्य एनडीएमए को करना चाहिए और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एनडीएमए को काफ़ी डायरेक्शन दिया है और ये कहा है कि जो लेबर हैं उनका वो रजिस्ट्रेशन करें और जो कोविड-19 से ग्रसित जो लोग हैं उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। तो ऐसी बात भी इस निधि के लिए कही गई है। तो दोस्तों, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से जो संबंधित कुछ विशेष और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और वो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया है तो इसे डिसलाइक कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।